जय हिंद दोस्तों। तो बीपीएससी डीएसओ के पेपर में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो मैक्सिमम लोगों का यही रिक्वेस्ट था कि बाकी सब्जेक्ट की भी एनालिसिस जल्द से जल्द लाई जाए। तो इस वीडियो में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे। तो आपको तरीका पता ही है, वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? मोल्दोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, सीडीएस की एनालिसिस हमने की थी। इसमें इन्होंने यही पूछा था कि कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो पोलैंड, रोमानिया, बेलारूस करती है, लिथुएनिया नहीं करती है। लिथुएनिया नहीं शेयर करती है यूक्रेन के साथ बॉर्डर। यहाँ भी इन्होंने पूछा था सीडीएस में भी लास्ट ईयर कि कौन सी कंट्री रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जो रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके बाद ये इन्होंने सीएपीएफ में पूछा था कि कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती है। तो जैसा कि हमने देखा, लिथुएनिया नहीं शेयर करती है। रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड, इसके अलावा बेलारूस, ये शेयर करती हैं बाउंड्री यूक्रेन के साथ। इनफैक्ट बेलारूस तो यूक्रेन और रसिया दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अब ये चीज़ें याद रखने के लिए मैप का सहारा लेंगे हम, ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए। देखिए, जब भी आप मैप सीख रहे हो इस तरह के, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आपको ऐसे बीच में यूक्रेन लिखना है, ठीक है, और रिकॉल करने की कोशिश करनी है। यहाँ हमने क्या पढ़ा, जैसे अभी मुझे याद आ रहा है, अभी यहाँ मैंने देखा बेलारूस है। तो ऐसे जब आप एक बार लिख लेते हो इनके आसपास क्या है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप ये ट्राई करके देखना। फिलहाल मैं बात करता हूँ यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की। तो देखिए, बेलारूस है, रसिया है, इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मोल्दोवा है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवेकिया है, पोलैंड है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन को बॉर्डर कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? बेलारूस, रसिया, मोल्दोवा और ये रोमानिया। इसके बाद हंगरी है, स्लोवेकिया और पोलैंड, ठीक है। तो यहाँ ने पूछा कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, तो अभी हमने पढ़ा बेलारूस, देखिए दोनों के साथ है, तो 2 तो आएगा, तो ये हट गया। इसके बाद कह रहे हैं स्लोवेकिया, रोमानिया वगैरह। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि हाँ, स्लोवेकिया भी है, रोमानिया भी है। तो इस तरह से जो स्लोवेकिया, रोमानिया वो भी आएगा। तो 2, 3, 4 बस एक ही आंसर में इसमें है, यानी आंसर जो ऑप्शन ए। और पहला भी बिल्कुल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मोल्दोवा भी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में मोल्दोवा का भी नाम आता है। तो ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन इजी है, हार्ड है? अगर आपने हमारी सीडीएस की एनालिसिस देखी है और आपने रिवीजन किया है, तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, अगर आपको पता है तो पता है। तो उम्मीद है आप मैप पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, आप उसी तरह से अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये किन गल्फ्स के बीच सिचुएटेड है? गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ ओमान। तो ये देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। स्टेट का मतलब वही होता है कि जो एक नैरो स्ट्रिप है, जो 2 बड़े गल्फ्स को कनेक्ट करती हैं, या 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं, वैसी छोटी सी एक लैंड बॉडी या लैंड सरफेस। तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती हैं। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, यानी 1 और 4 आएगा हमारे आंसर में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स लोएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस इन इंडिया। तो देखिए, हमने जब जम्मू कश्मीर पीसीएस के पेपर की एनालिसिस की थी, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ आपको फंक्शनरीज के नाम दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। देन इसके बाद ये इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो उस टाइम भी मैंने ये डिस्कस किया था। दोबारा हम इसे देख लेते हैं एक क्विक रिकैप के साथ। तो इसमें ना बात यह है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस है, कोई रैंकिंग नहीं है, एक डिकोरम के जैसा ये काम करता है। तो जिसमें पहले नंबर पे प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर 3rd में प्राइम मिनिस्टर हैं, 4th में गवर्नर्स हैं, और 5 में फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, 5A में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, देन 6 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 7th में कैबिनेट मिनिस्टर है, 7A में होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन है, 8 में एम्बेसडर वगैरह होते हैं, और इसी 8 रैंकिंग में ही चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, और रेस्पेक्टिव स्टेट के आउटसाइड के जो गवर्नर हैं वो भी शामिल है 8th रैंक में ही।
देन 9th में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 9A में आते हैं, लोकसभा स्पीकर 6 में, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 9 में और अटॉर्नी जनरल 11 में। ये एक टफ क्वेश्चन है बिकॉज फैक्चुअली इसे याद रख पाना बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा लॉजिक अगर हम अप्लाई करें, जैसे लोकसभा के स्पीकर की रैंकिंग ज़्यादा है, अगर आप ऐसे देखें कि 6 नंबर पे चीफ जस्टिस आते हैं इंडिया के और लोकसभा स्पीकर आते हैं। देन यहाँ जब हम 9th में देखते हैं तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं, यानी चीफ जस्टिस के पार हैं, यानी चीफ जस्टिस के इक्वल रैंकिंग रखी गई है लोकसभा के स्पीकर की। तो पहले चीफ जस्टिस वाले आएंगे, देन जजेस आएंगे, तो 2 के बाद 3 आएगा। तो 2 के बाद 3 जब हम देखते हैं तो 2 ऑप्शन हट जाते हैं। तो थोड़ा लॉजिक वगैरह अप्लाई करके, आप वो समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाते हैं, है ना। और ये पूछा गया था पहले भी जम्मू कश्मीर PCS में ही, तो इसमें भी इन्होंने यही पूछा था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बेस पे ऑफिशियल्स के बारे में, और सिमिलर तरह का क्वेश्चन था, आई गेस पूरा ही सिमिलर है, थोड़े बस डिफरेंसेस हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 9A है इनकी रैंकिंग, भारत रत्न डेकोरेशन वाले 7 है, अभी हमने देखा, अटॉर्नी जनरल 11 है और चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल ये 12 है। और भी सवाल हैं, ये देखिए, इन्होंने सिविल सर्विसेज में पहले ही पूछा है 2003 में कि हाईएस्ट रैंकिंग किनकी है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हीज स्टेट। तो ये आप देखो कि जो गवर्नर हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, इनकी रैंकिंग 4 है, बट जो गवर्नर आउटसाइड है ना, उनकी रैंकिंग क्या है, 9 है। तो ये ध्यान रखिएगा। देन ये सिविल सर्विसेज में 2004 में भी पूछा गया, तो पहले बहुत सवाल पूछे जाते थे इस पर्टिकुलर चीज़ से। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन डिप्टी चेयरमैन आते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल आते हैं। अभी आप देखिए अटॉर्नी जनरल की रैंकिंग हमने देखी थी, 11th रैंक है ना, अटॉर्नी जनरल की रैंक कितनी, 11th है। और इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए, अब हम इस दोबारा पर्टिकुलर क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या ये सॉल्वेबल है हमारे इस नॉलेज से। तो इसमें इन्होंने पूछा लोवेस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज और स्टेट, याद करिए 4th रैंकिंग थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट। और अभी इनमें से हम चेक करें तो अगर आपको ध्यान हो, लेट मी शो इट अगेन, जो हाँ ये देखिए, जो चीफ जस्टिस की ये बात कर रहे हैं, इनकी रैंकिंग कितनी है, तो इनकी रैंकिंग 6 है, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के इक्वल है ना। और चीफ मिनिस्टर की भी रैंकिंग 7th है। तो इस हिसाब से जब हम इस क्वेश्चन में चलते हैं तो हमारे सामने जो रैंकिंग है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो कितनी निकल कर आई, 6th। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट, बस ये 2 हमें चेक करना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट की 5 है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की 5A है। तो इस हिसाब से हम देखें लोएस्ट जो है वो किनकी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, NCERT वगैरह में आप पढ़ोगे 9th क्लास की NCERT में, और बाकी NCERTs में भी काफ़ी डिटेल में ये बताया गया है। तो द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, और ये इनकी डिग्री दी गई है। दीज आइलैंड आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर टू 440 किलोमीटर ऑफ द कर्नाटका ऑफ द केरला कोस्ट। और जो एंटायर आइलैंड है इनमें कोरल डिपॉजिट हैं, और 36 आइलैंड है, इसमें से 11 इनहेबिटेड है। सो आंसर इज ऑप्शन सी 36। अगला देखिए, द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा रिक्वायर्स। तो लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने के लिए किस तरह की मेजोरिटी लगती है। सो लास्ट वीक मैंने सिविल सर्विसेज के पॉलिटी एनालिसिस की थी 2025 वाले पेपर की। उस टाइम पे देखिए बहुत ही भारी भरकम 3 स्टेटमेंट थे, बट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आसान ही था। इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट था, इसमें ये कह रहे थे कि हाउस ऑफ द पीपल के स्पीकर, यानी लोकसभा के स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days नोटिस हैज बीन गिवन टू द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। आसान भाषा में कहें तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को कि आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। और ये प्रस्ताव तभी पास होगा और तभी स्पीकर हटेंगे अपने पद से जब ये रेजोल्यूशन पास हो बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये कैसी मेजोरिटी होती है जिसमें सभी की रिक्वायरमेंट लगती है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस की मेजोरिटी लगती है, ये हमें समझना है बस। तो उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इससे रिलेटेड PYQs भी। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें आपको समझना क्या है वो देखिए, जस्ट अ सेकेंड।
द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स, तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी लगेगी, या इफेक्टिव या एब्सोल्यूट। देखिए सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे ऑर्डिनरी बिल वगैरह पास करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन सब चीज़ों के लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है। बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये जो है जिनमें 50% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ सीट इन द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज, भले ही एमपीज प्रेजेंट हो या ना हो, अगर 50%, जैसे अगर लोकसभा के केस में 545 मेंबर है तो इसका हाफ आता है 2.5 यानी 273 मेंबर अगर हैं तो ही अगर 273 मेंबर पास करते हैं इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर जो लाया गया है मेजोरिटी या जो रेफरेंस प्रस्ताव लाया गया उस चीज़ को पास करते हैं, तो ही ये चीज़ पास मानी जाएगी। ये होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब। तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, जिसमें 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज, तो 50% से ज़्यादा होंगे तो ही एब्सोल्यूट कहलाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ करेंट स्ट्रेंथ, तो जितने मौजूद हैं उनके 50% से ज़्यादा होना चाहिए, वो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव से भी ज़्यादा कठिन कंडीशन है एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। और सिंपल और स्पेशल तो मैंने बता ही दिया। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, देखिए ये आर्टिकल 368 के रेफरेंस में है, इसका मतलब होता है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो स्पीकर के रिमूवल के बारे में अगर हम देखें तो ये जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 273 से ज़्यादा मेंबर्स अगर उनके फेवर में, उस रेजोल्यूशन के फेवर में वोटिंग करेंगे तो ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये तो LDCE के पेपर में भी पूछा गया था कि कॉलिंग अटेंशन मोशन एक इंडियन इनोवेशन है। दूसरा ये कि राज्यसभा कैन मेक यूज़ ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, और तीसरा जो मोशन ऑफ थैंक्स से वोट किया जाता है। देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन भारत की देन है, इंडियन इनोवेशन है, और राज्यसभा एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं पास कर सकती, ये बात गलत है। सेकंड, क्योंकि इन्होंने कहा है राज्यसभा कैन मेक यूज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन, ये गलत हो जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स इज वोटेड, ये सही है, सो आंसर सी है। देखिए इस तरह से हमने इसे कवर करना है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के डिवाइसेस के बारे में। जो मोशंस हैं उनमें देखते हैं हम, क्लोजर मोशन है, प्रिविलेज मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये मूव करने का काम कौन करते हैं, तो मेंबर ही करते हैं, और ये मेंशन है कहाँ, रूल ऑफ प्रोसीजर में। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन है। इंडियन इनोवेशन है, 1954 से चला आ रहा है, और इसमें क्या करते हैं, मिनिस्टर्स की अटेंशन ली जाती है और ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट सीख किया जाता है, यानी बेसिकली एक्सप्लेनेशन लिया जाता है मिनिस्टर से। ठीक है, ये इसका मतलब है, नाम से ही समझ आ रहा है, कॉलिंग अटेंशन, आपका ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस मोशन से। तो इंडियन इनोवेशन है, 1954 से चलता आ रहा है, और ये मेंशन्ड है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, जैसा कि हमने पढ़ा। तो इन्होंने कहा है नॉट मेंशन, तो ये हो जाता है गलत, और पहला बिल्कुल सही है, 1954 से चला आ रहा है और भारत का ही इनोवेशन है। सो आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए, ओनली 1। इसमें बाकी मोशंस भी हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन आप पढ़ लीजिए, बहुत बार सवाल पूछे गए, बट उन्हें हम यहाँ नहीं कवर कर सकते, उन्हें हमने अलग से कवर किया है ऑलरेडी। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है, कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप PDF से रेफर कर लीजिएगा। और अगर आप बैच में हैं तो ये रेफर करने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे PYQs पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ भी करवा देता हूँ ताकि रिविज़न हो जाए। तो इसमें जब हमने मोशंस के बारे में डिस्कशन किया था, वो उस वाले पेज में चलते हैं पर्टिकुलरली। हाँ, ये रहा। तो देखिए, एक तो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी जिसमें मेंबर्स में जो पर्टिकुलर पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो अर्जेंट नेचर के हैं, उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, और ये स्पीकर के हाथों में अथॉरिटी है कि किस बात को अर्जेंट मानते हैं या नहीं। इसके बाद 0 आवर है, जो कि आप जानते ही हो, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो क्वेश्चन आवर के बाद आता है, और नॉर्मली दोपहर में स्टार्ट होता है। देन मोशन की हम बात करते हैं तो कुछ तरह के मोशन देखने को मिलते हैं, जिनमें क्लोजर मोशन है, प्रिविलेज मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है। तो ये आप देखो, समग्र में ही हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था कि कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है, मिनिस्टर्स की अटेंशन ली जाती है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में। ये एक इंडियन इनोवेशन है, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। जो बात आपसे पूछी गई है वो बात हमने डिस्कस की थी।
नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें एस्टीमेट कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं एस्टीमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जॉन मथाई के रिकमेंडेशन में। दूसरा, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये कमेटी वाले सवाल भी पहले बहुत पूछे गए हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे फाइनेंशियल कमेटी हो गई, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी ऑन इंक्वायरी और कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। तो इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत ज़्यादा फेमस है। देन एस्टीमेट कमेटी है जो हम देखते हैं कि 1921 में स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के नाम से होती है। देन 1950 में जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे ये फाइनली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। 30 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते एस्टीमेट कमेटी में। देखिए, अनुमान समिति में राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं होते हैं और जो चेयरमैन है ये रूलिंग पार्टी के होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें भी है, जैसे आप देखो, नॉट नेसेसरी और टू एग्जामिन एंटायर एस्टीमेट ऑफ एनी 1 ईयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंटायर एस्टीमेट ही लिया जाए, तो कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो इसमें पहली बात सही है और कह रहा है राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो आई गेस ये भी सही है, बिकॉज 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो इसमें देखिए 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और लगभग आधे मेंबर यानी 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। तो आप इस टेबल को रेफर करके बाकी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारी कमिटीज़ हैं और पूछा भी गया है। अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर अंडर विच आर्टिकल। तो ये पहले भी बहुत पूछते थे कि बताइए किस पर्टिकुलर स्टेटस, जो एक पर्टिकुलर स्टेट को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया वह किस आर्टिकल के अंदर है ना। तो ये सारा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं और ये हमने कई बार डिस्कस किया है। बेयर एक्ट के टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था इन चीज़ों को, बिकॉज ये CDS वगैरह में पहले बहुत पूछे जाते थे, अभी कुछ टाइम से कम पूछे जा रहे हैं, बट पूछे तो गए हैं। जैसे आप देखोगे तो पार्ट 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न की बात की गई है। तो 370 में जम्मू कश्मीर का स्टेटस था टेम्प्रोरी प्रोविज़न, जो आप जानते हो, रिपील कर दिया गया। उसके बाद 371 था महाराष्ट्र और गुजरात के रिगार्डिंग। देन 371A है नागालैंड से रिलेटेड, नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया 371A में। देन B में है असम और C में मणिपुर की बात की गई है। D में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देन 371E जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, इनके एस्टेब्लिशमेंट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। देन सिक्किम की बात है F में, फिर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है। तो ये मैंने आपको निमोनिक के साथ याद करवाया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। नमस्ते, और इस तरह से नमस्ते मार्क करके हमने डिस्कस किया था ये, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर, देन आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम है। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा, या फिर अगर आप PYQs भी कर लें तो काम बन जाएगा। देख लेते हैं हम इसे। तो देखिए, इन्होंने पूछा था कि असम से कौन सा प्रोविजन, अभी हमने पढ़ा ना 371B जो है असम के प्रोविजन से डील करता है। और यहाँ इन्होंने पूछा मणिपुर, तो मणिपुर आई गेस C में आएगा। ठीक है, तो 371C होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो ये पूछते हैं, तो इन्हें हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो पैटर्न है वो बहुत ही UPSC में भी बहुत ही कॉमनली देखा गया है, तो इनमें हमें गलतियां नहीं करनी है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डुएबल है ना, इस वजह से। तो ये आप देखो, मणिपुर की बात 371C में है और 371B में असम की बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए 371A के बारे में पूछा गया था जम्मू कश्मीर PCS में। तो इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कि कुछ मैटर में पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो इन स्टेट में अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड ना कर ले कि ये लॉ उनके कस्टम, सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह को बाधित तो नहीं कर रहा है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि किस स्टेट की बात है। तो 371A है ना, 371A है, तो 371A में कौन सा, नागालैंड है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन B। तो ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको उन कमिटीज़ का जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। बलवंत मेहता कमेटी, GVK राव, अशोक मेहता और थंगन कमेटी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किए हैं। तो अगेन जम्मू कश्मीर PCS के टाइम पे ही, डिस्कशन के टाइम हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसी के बाद नेक्स्ट पेज में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर पेपर से लिफ्ट किए गए हैं, आई डोंट नो वाई। देखिए इसमें उन्होंने कहा कि कमिटीज़ हैं बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी और संथाना। आपको बताना है कौन कौन सी पंचायती राज से रिलेटेड है ना। और उस टाइम पे ये पर्टिकुलर देखिए इन्होंने पूछा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड वर्किंग को इंक्वायर करने में, तो उस टाइम पे मैंने आपको पूरा ईयर बता दिया था। और यूके पीसीएस में ही पूछा गया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाइए, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज़ क्रोनोलॉजिकली रिगार्डिंग पंचायती राज, GVK राव, LM सिंघवी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। तो ये ईयर देखिए, बलवंत राय मेहता 1957, जस्ट 20 सालों के बाद अशोक मेहता कमेटी आती है 1977 में। देन हनुमंत राव कमेटी 83 में, GVK राव है 85 में, और LM सिंघवी है 86 में, और थंगन कमेटी है 89 में। ठीक है, थंगन कमेटी है 89 में। सो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता 1977 और GVK राव 1985 था ना, और थंगन कमेटी मुझे याद है 1989। तो इस हिसाब से 1 जाएगा, 3 फिर 2 और 4। तो आसान क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने PYQs वगैरह किया है तो। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और किन से क्या है ये आप जानते ही हो, जैसे फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से लिए गए हैं, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह ऑस्ट्रेलिया से, DPSPs आयरलैंड से लिए गए हैं। ये सब बहुत आसान सी चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, जिनमें BR अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N गोपाला स्वामी अयंगर जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, बट VT कृष्णमाचारी नहीं थे, TT कृष्णमाचारी जी थे। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिमिलर से नाम वाले, आई डोंट नो विच ग्लिच इज दिस, जस्ट अ सेकेंड, यस नाउ इट इज़ वर्किंग। तो TT कृष्णमाचारी जी, और जो TT कृष्णमाचारी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, ध्यान रखिएगा। जो VT कृष्णमाचारी हैं और HC मुखर्जी हैं, HC मुखर्जी, ये जो 2 लोग हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे, यानी अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के, उसी तरह से जो VT कृष्णमाचारी और HC मुखर्जी जी हैं ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। अनदर पर्सन वाज देयर हुज नेम वाज TT कृष्णमाचारी, वो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बाकी लोगों के नाम आप जानते ही हो। हाँ, ये आप देखिए, इसमें उन्होंने पूछा था कि कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और इसमें JB कृपलानी जी नहीं थे। तो कौन कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, N गोपाला स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, KM मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, L मित्तर है जो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं बाय N माधव राव, और DP खेतान है जो कि पास डवे लाटर, सो ही वॉज रिप्लेस बाय TT कृष्णमाचारी। सो TT कृष्णमाचारी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट थे, और VT कृष्णमाचारी मैंने आपको तो बता ही दिया कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन। सो हियर इट इज आंसर A। नेक्स्ट देखिए, इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स पोर्टफोलियो किन्होंने हेल्ड किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये भी एक खास पैटर्न है जो पहले भी बहुत पूछा जाता था, जिसमें वो पूछते थे आपसे कि कौन से मिनिस्टर ने कौन सा पद हासिल करा था। तो भारत की आज़ादी के बाद जो पहला यूनियन कैबिनेट बनता है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इनमें 14 मेंबर थे। जो CH भाभा जी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देख रहे थे। सो आंसर इज ऑप्शन A। कुंवर जी होरमुज जी भाभा इनका नाम है, और इन्होंने ट्रेड पॉलिसी वगैरह को हैंडल करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन हो गए, और इसके बाद 1950 तक ये सर्व करते हैं, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं जॉन मथाई, उन्हें हैंडल कर दिया जाता है। और इसमें जो बाकी ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मथाई, देखिए रेलवेज़ को देखते हैं, और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा, बाद में रिजाइन कर देते हैं, इंडस्ट्री एंड सप्लाई से पद से जुड़े होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अगला देखिए, एक कनाडा की सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं वो कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो आप जानते ही हो कि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, है ना। जैसे ये जब हमने डिस्कस किया था CISF का पेपर, उस टाइम पे हमने देखा था कि पहला कह रहे थे कि हर एक फॉरेनर को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह माननी है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसमें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि
कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल इंडियन सिटीजन के लिए हैं, तो 15, 16, 19, 30 और 29 भी है इनफैक्ट। तो ये जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ इंडियंस के लिए। देखिए फिर CAPF में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 15 जो है वो फॉरेनर्स के लिए भी है, तो ये गलत है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। देन 16 जो है केवल इंडियन सिटीजन के लिए, ये सही है। 15, 16, 19, 29 और 30 है ना, ये जो 5 आर्टिकल है वो केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं। देन CDS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो पहला कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो ये तो आर्टिकल 22 है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये आप जानती हो 14 है। स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है ये 19 है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 है। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो आर्टिकल 19 है वो केवल इंडियन सिटीजन को है, जैसा कि मैंने पढ़ा, तो इस हिसाब से आंसर सी होगा क्योंकि ये कनाडा के सिटीजन को नहीं है। अगला देखिए 42nd अमेंडमेंट में क्या नहीं जोड़ा गया। तो 42nd अमेंडमेंट में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए, जैसे आर्टिकल 39A जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है, आर्टिकल 43A जिसमें पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट है, 48A जिसमें प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई है ना। और जो आर्टिकल 38 है ये नहीं जोड़ा गया है, बाकी जोड़े गए हैं अमेंडमेंट करके। ठीक है, जो 38 है ना ये ओरिजिनली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं पेपर में। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए हैं। पहला है आर्टिकल 39 जिसमें बात की गई है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि ये 39 है। देन इसके बाद 39A है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 39 है ताकि आप रिविज़न आसानी से कर पाओ। इसमें बात की गई है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, 39 में है। और इसके बाद 39A है जिसमें बात की गई है टू प्रमोट फ्री लीगल एड, नहीं, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस वाला पहले लिखना है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, ये 39A है। और इसके बाद 43A में बात की गई है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये 43A है। और 48 में बात की गई है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये 4 जो है वो जोड़े गए हैं अमेंडमेंट करके, तो ध्यान रखिएगा, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और 38 नहीं जोड़ा गया है। ये भी बहुत बार PYQ में पूछे गए हैं, बट आप जानते हो इन आसान क्वेश्चंस का PYQ का रेफरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब कौन सा क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 276 जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहुत बार PYQ में पूछा गया है ये। नेक्स्ट देखिए, एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए, ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये CDS का ही PYQ है, पहले पूछा गया है कि किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 231 में। आप बेयर एक्ट से इसे कवर करेंगे तो बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें इन्होंने पूछा था कि एक कॉमन हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश करने की जो पावर है वो किनके हाथों में है, तो ये आप कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी बिना विरोध के, निर्विरोध चुन लिया गया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। मोहम्मद हामिद अंसारी, वराहगिरी वेंकटगिरी, कोचरील रामन नारायण और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो अभी तो बहुत फेमस चर्चा में है ये, आप जानते हो, रिसेंटली श्री जगदीप धनखड़ जी ने कुछ मेडिकल रीजंस के कारण वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन कर दिया था। तो देखिए 16 में से जो 4 हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस में अनकंटेस्टेड जीत चुके हैं, और जिनमें से 3 हैं वो ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर ऑफ द राइवल कैंडिडेट, यानी सामने जो राइवल कैंडिडेट है उन्होंने नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से वो बिना ओपोनेंट के जीत गए। और एक के टाइम पे तो कोई ओपोनेंट ही नहीं था वाइस प्रेसिडेंट के पद में।
देखिए जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं ये अनअपोज्ड जीतते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस, पहली बार 1952 में और दूसरी बार उस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम की अदर जो सामने वाले राइवल कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाता है, और 1957 में तो ही वाज द ओनली वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। देन मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं, ये भी अनअपोज्ड इलेक्ट होते हैं 1979 में। फिर 1987 में शंकर दयाल शर्मा जी भी अनअपोज्ड इलेक्ट होते हैं, बट ओनली आफ्टर द नॉमिनेशन पेपर फाइल्ड बाय 26 अदर कैंडिडेट्स वर फाउंड टू बी इनवैलिड। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसके बाद 2 कंटेस्टेंट हैं 10 में से जिनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, और 3 and 6 कंटेस्टेंट इन वन ईच। 5 वाइस प्रेसिडेंट एग्जिटेड द ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म। तो आप देख पा रहे हो कि 16 में से 5 जो है वो अपने टर्म से पहले ही एग्जिट कर चुके हैं। कृष्णकांत जी ड्यू टू अनटाइमली डिमाइज इन 2002, वी गिरी जी एंड आर वेंकटरमन एंड शंकर दयाल शर्मा जी ने रिज़ाइन कर दिया ताकि वो प्रेसिडेंट बने, और इसके बाद जगदीप धनखड़ जी ने रिसेंटली रिज़ाइन करा फॉर मेडिकल रीजंस। तो ये सारी बातें थी। अब इससे जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं, और अभी ये न्यूज़ में था इस वजह से मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया। तो इसमें इन्होंने पूछा इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो इलेक्टेड अनअपोज्ड का मतलब क्या है, देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, बट वो तो ऑप्शन में नहीं है। देन इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी वाज ऑल्सो इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है, तो ये आंसर में है, सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड मैक्सिमम वोल्केनोज आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ। तो बहुत आसान है, सरकम पैसिफिक बेल्ट में वोल्केनोज देखने को मिलते हैं जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ये पैसिफिक ओशन को इनसर्कल करता है, और सिस्मिकली यानी जहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह वोल्केनिक एक्टिव जोन वगैरह देखने को मिलते हैं। और 75% ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो एंड 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर हियर। तो ये सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही देखने को मिलते हैं। देन अगला देखिए, द टॉप 2 लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो देखिए चाइना टॉप में है और इसके बाद इंडोनेशिया आता है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूसर है, और जो यूनान प्रोविंस है चाइना का उनमें काफ़ी ज़्यादा टीन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी हिमालयन रेंज बाद में बनती है, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो इसका सही आंसर शिवालिक है। जो हिमालय है वो डिफरेंट फेजेस में बनती है ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड, और ये होता है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलाइजन के कारण, टक्कर के कारण। जो ओल्डेस्ट है वो जांस्कर है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। देन इसके बाद ग्रेट हिमालय है जिसे हिमाद्री कहते हैं, फिर मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद शिवालिक जो कि यंगेस्ट है ना, क्योंकि ये आउटर हिमालय है, शिवालिक। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर और ट्रिब्यूटरीज को मैच करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब जानती हो कोसी गंगा की सहायक नदी है, देन चंबल यमुना की सहायक नदी है, भीमा कृष्णा की है, ये मैंने आपको बताया अभी, महाभारत से आप एसोसिएट कर सकते हैं भीम और कृष्ण को। और इसके बाद महानदी कोसी, महानदी कोसी नहीं, महानदी शिवनाथ, क्योंकि कोसी तो गंगा के साथ एसोसिएटेड है। और भी कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज याद करवाता हूँ। देखिए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गंगा की, तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है ना, महानंदा है, ये कुछ रिवर्स हैं। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना का नाम आता है, सोन नदी है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। पुनपुन रिवर है, गंगा की सहायक नदी है, बहुत फेमस है। देन यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक में तो हिंडन है, टोंस है ना, टोंस है। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कौन कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मानस है, संकोच, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, है ना, बहुत सारी रिवर्स हैं। और गोदावरी में भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती। और कृष्णा में कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी, भीमा है, मूसी नदी है बहुत फेमस हैदराबाद के तट पे, देन डिंडी है, और ये कुछ रिवर्स हैं। और घाट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है, जो कि तुंगा और भद्रा 2 रिवर के मिलन से बनता है। देन महानदी में हम देखते हैं, महानदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सेवनाथ है, ये 2 याद रखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हसदेव है, जोंक है, बहुत बार पूछा गया ये पेपर में, मान रिवर है। ये कुछ रिवर्स हैं जो महानदी से जाकर मिलती हैं। देन नर्मदा का तो इन्होंने नहीं पूछा, बट मैं रिकॉल करवा दूँ। देखिए नर्मदा में वो मेजरली आपसे वही पूछेंगे, एक तो तवा रिवर पूछते हैं, है ना, हिरन है, बंजार रिवर है, और सांग है।
ठीक है, ये 4 रिवर है मेजरली। तापी रिवर में एक ट्रिब्यूटरी आप याद रखना, पूर्णा। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हो गए। देन इंडस आप जानती हो, झेलम है, चेनाब, हैरावी, ब्यास, सतलज, जो पंचनद नदियाँ हैं वो इंडस में जाकर मिलती हैं। कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती है? तो इसमें आपको तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, ये नर्मदा है और इसके नीचे इस तरह से ये तापी है, सो नर्मदा होगा आंसर। टोडा ट्राइब कहाँ मिलती है? तो टोडा ट्राइब तमिलनाडु में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो लास्ट के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली वन लाइनर है, बट बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमने रिकॉल किए और ये हेल्प करेंगे आपको। देखिए बहुत बार हम चीज़ें सुनते हैं और सबकॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में रह जाती है। जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें रटते हुए चलें। अगर आप उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ओपन ब्रेन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, बाकी डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के, तो डेफिनेटली फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी रिकॉल करने में। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज भी है, उनके बारे में भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।